आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। आज हम आपको रहीम के बारे में बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनके चुटकुले, उनका अंदाज़ बिल्कुल निराला था। उन 9 रत्नों में अबुल फज़ल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, रहीम और हकीम हुक्काम रहा करते थे। तो इन अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में से आज हम बात करने वाले हैं रहीम के संघर्ष, उनके जीवन, उनके काव्य रचना के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, रहीमा आप हो शीतल होए। ये रहीम के दोहे हैं। रहीम की पूरी जीवनी, उनके संघर्ष, उनके काव्य रचना के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रहीम से संबंधित। रहीम का असल नाम अब्दुल रहीम खान खाना या फिर दूसरे नामों से भी असल उनका नाम अब्दुल रहीम खान रहा। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ और उनकी मृत्यु 1626, कुछ जगहों पे 1627 है। हालांकि अभी जो आप पीडीएफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो वर्ड देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं आप, उसमें 1627 है। लेकिन कुछ जगहों पे इनका मृत्यु का जो दिवस है, दिन है, वो 1626 दिया है। तो 1656 से लेकर 1626 या 27, अमूमन 70 साल के आसपास इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। रहीम की जो दोहे हैं, जो कविताएं हैं, वो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में पढ़े और जाने जाते हैं, उन पे शोध किए जाते हैं। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। इनके युद्धों के कौशल, इनके नेतृत्व क्षमता, इनके लीडरशिप, अगुवाई को देखते हुए बड़े ही युद्ध कौशल में माहिर थे। चूँकि इनके पिता का नाम बैरम खान था, तो वो भी हम एक सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो में बहुत सारी जानकारी है। अगर हमारे यूट्यूब पे आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि इससे संबंधित अगले जो भी वीडियो बनाए जाएँ उसका आइकन आपके पास, उसका मैसेज आपको डिलीवर हो जाए, मिल जाए। तो गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना के उपाधि से नवाजा था। रहीम अकबर अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, जिसमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक इत्यादि बहुत प्रसिद्ध और पढ़े जाने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, रचनाएं हैं। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। इन्होंने उनकी कुल उम्र 70 वर्ष रही, जो 1626 में देहांत पा गए। इनसे संबंधित संक्षिप्त में उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक हम इस पे टिप्पणी करेंगे, जानेंगे, इसके मुतालिक बहुत सारे गुफ्तगू करेंगे। और आपकी राय इनके मुतालिक क्या है वो भी अपने कमेंट्स के जरिए से हमें इत्तला करें, बताएं। तो अब्दुल रहीम खान खाना ये इनका नाम। चूँकि इनके पिता का नाम बैरम खान था, तो इनको अब्दुल रहीम खां के नाम से भी इतिहास के पन्नों में, तारीख में जाना जाता है। आज यानी जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, आज 17 दिसंबर है। इसी के मुतालिक मैंने सोचा कि यह सबसे बढ़िया टॉपिक होगा, ताकि लोगों को इनसे वाकिफ़ करा दें, बता सकें।
तो इसी तरीके के अन्य वीडियो भी आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में इनका जन्म हुआ और इनके माता का नाम वो आपको पहले बता देते हैं। इनके माँ का नाम सुल्ताना बेगम था। माँ का नाम सुल्ताना बेगम, इनकी बीवी यानी पत्नी का नाम माहबानू बेगम, इनके संतान शाहनवाज, दाराब और रहमान दाद। कर्मभूमि दिल्ली रही, कर्म क्षेत्र कवि। और मैंने क्या आपको बताना है कि इनकी बहुत सारी रचनाएं रही, उनमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 11 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही और ये बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे, बहुत सारे भाषाएं लिखते, पढ़ते और बोलते थे। इनको अकबर की तरफ से खाना की उपाधि दी गई थी। अकबर के 9 रत्नों में इनकी गिनती होती थी, जिसमें बीरबल का किस्सा बहुत मशहूर है। हम सब बचपन से लेकर अब तक कहानियाँ किस्सों में इनको पढ़ते हैं और रहीम के भी दोहे हम लोग पढ़े हैं हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारी किताबों में। बिहार में जितने भी पब्लिकेशन वगैरह हैं, अक्सर क्लासेस में, अक्सर दर्जे में ये उनकी दोहे प्रकाशित होते हैं या छपी होती है। तो चलिए एक एक इनके तफसीली मुख्तसर तफसील से इनके बारे में जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना मध्य युगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे, यानी इनके माध्यम से कई सारे कवियों ने अपनी कविताओं की रचना की, इनसे सीख ली, इनको अपना गुरु माना। केशव, आस्करण, मंडन, नरहरी और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। ये अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे, यानी अकबर के सेनापति रहे और अकबर ही नहीं बल्कि बाबर और हुमायूं की सेना में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय की भूमिका में अदा कर रहे बैरम खां इनके बहुत ही करीबी और बड़े ही बताया जाता है कि जब बैरम खां कुल उन्होंने 60 वर्ष की उम्र जी और पूरी वफादारी के साथ मुग़ल सल्तनत का वो दौर इतिहास के पन्नों की तारीख में बड़ा अमर रहा, जब उन्होंने अपनी बहादुरी, अपने जज्बे, अपने खुलूस से मुग़ल सल्तनत को एक बड़ा ओहदा दिया, एक बड़ा आबसार की तरह उनको फैलाया। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को सम्राट अकबर के प्रसिद्ध अभिभावक बैरम खां के यहाँ लाहौर में हुआ था। मैंने आपको बताया भी, उस समय रहीम के पिता बैरम खां पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराकर बाबर के साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर रहे थे। अगर इतिहास के, चूंकि ये सिर्फ आपको याद करने नहीं बल्कि अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे और मैं उनको टॉपिक बे टॉपिक कोशिश करूँगा अंडरलाइन करके या लिखने बताने के लिए। तो आप इस तरीके से ये भी जान लें कि बैरम खां या मुग़ल सल्तनत के समय में बैरम खां की अगुवाई में सेनापति के दौर में किसके साथ युद्ध हुआ, तो हेमू को हराया उन्होंने सेनापति, बतौर सेनापति अपने सैनिकों का अगुवाई करते हुए। कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हार हो जाती है। बैरम खां अमीर अली शुक्र बेग के वंश में थे, जबकि उनकी मां सुल्ताना बेगम मेवाती जमाल खां की दूसरी पत्नी थी। कविता करण बैरम खां के वंश की खानदानी परंपरा थी। बाबर की सेना में भर्ती होकर रहीम के पिता बैरम खां अपनी स्वामी भक्ति और वीरता से हुमायूं के विश्वास पात्र बन गए थे। मैंने बताया कि बैरम खां बड़े ही विश्वसनीय, बड़े ही विश्वास के पात्र, बड़े कर्तव्यनिष्ठ, बड़े बलवान और बिल्कुल वफादारी के साथ बाबर की सेना से होते हुए हुमायूं, अकबर और फिर उनकी पुश्त यानी रहीम ने उसी अपने सिलसिले को आगे बढ़ाया और जहांगीर तक वो उन्होंने अपने 9 रत्नों में शुमार करने वाली चीज़, उनके वकील के ओहदे पे भी फायज रहे और कई जंगों में उनकी शमूलियत रही, कई जंगों में उन्होंने भागीदारी अदा की। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने 14 साल के शहजादे अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया और खुद उनका संरक्षक बनकर मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया था। लेकिन वर्दी खान खाना के
प्राणदंड दरबारियों की ईर्ष्या, अकबर की माता हमीदा बानो और दाई यानी पालनहारा, उनकी पालने वाली उनकी दाई माहम अंगा की दुर्मी संधि एवं बाबर की बेटी गुलरुख बेगम की लड़की सैयदा बेगम से शादी तथा अमीरों के सामने अकबर के रूप में व्यवस्थित होने के विकल्प ने बैरम खां को सन 1560 में अकबर के पूर्ण राज्य ग्रहण करने से धीरे धीरे विरोधी बना दिया था। यानी शुरू में बाबर, हुमायूं और अकबर के समय का जो स्टार्टिंग फेज रहा, उतने समय तक बैरम खां बिल्कुल ईमानदारी से अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए काम कर रहे थे। लेकिन जो अकबर की दाई रही माहम अंगा, उन्होंने ईर्ष्या करना, उनसे नफरत करना शुरू किया। ठीक है, इस बिना पे धीरे धीरे बैरम खां और अकबर के दरमियान में भी खटास पैदा होने लगती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहता। आखिरकार हारकर अकबर के कहने पर बैरम खां हज के लिए चल पड़े। वह गुजरात में पाटन के प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग तालाब में नौका विहार या नहाकर जैसे ही निकले थे तो उनके अफगानी विरोधी रहे सरदार मुबारक खां ने धोखे से पीठ पे वार कर दिया और वहीं पे मार डाला। मुआशरे रहीमी ग्रंथ जो किताब है जहाँ से यह तस्दीक होती है, हवाला मिलता है, उसकी निशानदेही होती है। तो मुआशरे रहीमी ग्रंथ में मृत्यु का कारण शेर शाह के पुत्र सलीम शाह की कश्मीरी बीवी से हुई लड़की को माना गया है, जो हज के लिए बैरम खां के साथ जा रही थी। इससे अफगानियों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने हमला करके बैरम खां को समाप्त कर दिया। लेकिन यह संभव नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होने पर तो रहीम के लिए खतरा बढ़ जाता। उस वक़्त पूर्ववर्ती शासक वंश के उत्तराधिकारी को समाप्त कर दिया जाता था। वह अफगानी मुबारक खां मात्र बैरम खां का वध कर ही नहीं रुका, बल्कि डेरे पर आक्रमण करके लूटपाट भी करने लगा। तब स्वामी भक्त बाबा जम्बूर और मोहम्मद अमीर दीवाना 4 वर्षीय रहीम को लेकर किसी तरह अफगान लुटेरों से बचते हुए अहमदाबाद जा चुके। यानी उस समय जब बैरम खां की मृत्यु होती है, हत्या की जाती है, ठीक है, उस समय रहीम की उम्र 4 साल थी। 4 महीने वहां रहकर फिर वे आगरा की तरफ चल पड़े। अकबर को जब अपने संरक्षक की हत्या की खबर मिली तो उसने रहीम और परिवार की हिफाजत के लिए कुछ लोगों को इस आदेश के साथ वहां भेजा कि उन्हें दरबार में ले आए। चूंकि बीच में भले ही थोड़ा सा मनमुटाव हुआ हो, थोड़ी सी रंजिश रही हो किसी चीज़ को अनबन लेके, ठीक है, तख्त नशीनी गद्दी को लेके, लेकिन अकबर और उनसे कबल रहे जितने भी बादशाह मुग़ल सल्तनत से वाबस्ता रहे, वो बैरम खां की बहादुरी से बखूबी वाकिफ़ थे कि कभी भी किसी हाल में भी ये हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यही सिला रहा कि बैरम खां की मौत के बाद, उनके हलाक होने के बाद, उनको मारने के बाद, मरे जाने की खबर सुनने के बाद अकबर ने फौरी तौर पे छोटे बेटे रहे रहीम की परवरिश और उनकी देखभाल हिफाजत के लिए अपने दरबार में बुला लिया। रहीम को अकबर का संरक्षण, बादशाह अकबर का यह आदेश बैरम खां के परिवार को जालौर में मिला, जिससे कुछ आशा बंधी। रहीम और उनकी माता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 1562 में राज दरबार में पहुंचे। अकबर ने बैरम खां के कुछ दुश्मन दरबारियों के विरोध के बावजूद बालक रहीम को बुद्धिमान समझकर उनके लालन पालन का दायित्व स्वयं ग्रहण कर लिया। यानी बैरम खां के जो बेटे रहे, छोटे बचपन के आलम में थे रहीम, उनके खिलाफ भी अकबर को भड़काया गया, तरह तरह की बातें बताई गई। अकबर ने रहीम का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा शहजादों की तरह शुरू करवाई, जिससे 10-12 साल की उम्र में ही रहीम का व्यक्तित्व आकार ग्रहण करने लगा। अकबर ने शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खां से रहीम को संबोधित करना शुरू किया। अकबर रहीम से बहुत प्रभावित थे, उन्हें अधिकांश समय तक अपने साथ ही रखते थे। रहीम को ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपे जाते जो किसी नए सीखने वाले को नहीं दिए जाते थे, परंतु उन सभी कामों में मिर्जा खां यानी रहीम अपनी योग्यता के बल पर सफल होते। अकबर ने रहीम की शिक्षा के लिए मुल्ला मोहम्मद अमीन को नियुक्त किया। रहीम ने तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा में
ज्ञान प्राप्त किया, सीखा। उन्होंने छंद रचना, कविता करना, गणित, तर्क शास्त्र, फारसी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत का ज्ञान भी उन्हें अकबर की शिक्षा व्यवस्था से ही मिला। सैयदा बेगम उनकी दूसरी माँ थी, वह भी कविता करती थी। रहीम शिया और सुन्नी के विचार विरोध से शुरू से आजाद थे। इनके पिता तुर्कमान शिया थे और माता सुन्नी। इसके अलावा रहीम को 6 साल की उम्र से ही अकबर जैसे उदार विचारों वाले व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इन सभी ने मिलकर रहीम में अद्भुत विकास की शक्ति उत्पन्न कर दी थी और किशोरावस्था में ही यह समझ गए कि उन्हें अपना विकास अपनी मेहनत, सूझबूझ और शौर्य से करना है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको टॉपिक बताने हैं जो आपके एग्ज़ाम से, आपके परीक्षा, आपके प्रतियोगिता से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित बहुत ही काम आने वाले हैं। क्या बताने वाला हूँ वो सुन लीजिए। विवाह, रहीम का क्या योगदान रहा, गुजरात की सूबेदारी, मैंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे फौजी काम भी अंजाम दिए थे। खान खाना की उपाधि कैसे मिली उनको, ठीक है। सिंध पर विजय उन्होंने कैसे प्राप्त की, दक्षिण को प्रस्थान कैसे हुई, रहीम खाना की गिरफ्तारी फिर बाद में कैसे हुई, उनका मकबरा कहाँ पे है, हालांकि उनका मकबरा खाना खाना का मकबरा दिल्ली में है, आबाद है, तो वो भी आप जानेंगे। और बड़े ही शायर मिजाजी थी उनके अंदर में, ठीक है। और किस तरीके से आखिरी दौर में वो परेशानियों में घिर गए, बहुत सारी अजियतें, परेशानियां उन्होंने झेली। उसके मुतालिक अपने शरीक हयात के अलावा बेटों का खो जाना, दामाद का भी चले जाना, इस तरीके से बड़ा अफसोसनाक उनके साथ रहा। फिर जहांगीर से उनका ताल्लुक़ात अकबर के बाद जो हुआ, उसके मुतालिक साहित्यिक परिचय, उन्होंने कौन कौन सी कविताएं रची, रहीम की भाषा, रचनाएं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक और दोहा जैसे है ना, तो उस तरीके से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, रहीमा मोती मानुस चून। विशेष बिंदु संबंधित है। खाना खाना का मकबरा कहाँ पे है, तो खाना खाना का मकबरा प्रसिद्ध यह मकबरा अब्दुल रहीम खाना खाना का, जो मुगल बादशाह अकबर जहांगीर के शासनकाल के प्रतिभाशाली एवं प्रसिद्ध दरबारी थे। खाना खाना मकबरे का निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अपनी बेगम की याद में करवाया गया, जिनकी मृत्यु 1598 ईस्वी में हो गई थी। एवं स्वयं अब्दुल रहीम को 1627 में उनकी मृत्यु के बाद इसी मकबरे में दफनाया गया है। तो पहले मुग़ल सल्तनत या इसके बाद के जो वज़ीर होते थे, बादशाह होते थे, उनके मकबरे पहले ही तैयार करवा दिए जाते थे, या उनके वसीयत के एतबार से भी पहले कर दिया जाता था। अब आते हैं कि विवाह। रहीम, मिर्ज़ा खां की कार्यकुशल और लगन योग्यता देखकर अकबर ने उनको शासक वंश से सीधे संबंध करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा करके ही रहीम के दुश्मनों का मुंह बंद किया जा सकता था और उन्हें अंतःपुर की राजनीति से बचाया जा सकता था। चूँकि किले के अंदर, मुग़ल सल्तनत के अंदर भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, ठीक है, बहुत सारे उलझने परेशानियाँ थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा काविशें कोशिशें होती रही। तो अकबर ने इस चीज़ को भांपा, चूँकि बैरम बड़े ही वफादार रहे, तो ताकि उनकी वजह से उनके चले जाने के बाद, रुखसत हो जाने के बाद रहीम को उसका असर ना पड़े, उस पर कोई ऐसी परेशानी ना आ पड़े, वो इन चीज़ों का बखूबी ख्याल किया करते थे। अकबर ने अपनी दाई माहम अंगा की पुत्री और अजीज़ कोका की बहन माहबानो से रहीम का निकाह करा दिया। रहीम का विवाह लगभग 16 साल की उम्र में करा दिया गया था। माहबानो से रहीम के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। पुत्रों का नाम इरीज, दराब और करण अकबर के द्वारा ही रखा गया था। ये कितने अजीज़ उस समय वक्त के बादशाह के लिए और उस समय के रयाया के लिए कितने फ़ख्र की बात थी रहीम के लिए भी।
पुत्री जाना बेगम की शादी शहजादा दानियाल से सन 1599 में और दूसरी पुत्री की शादी मीर अमीनुद्दीन से हुई। रहीम को सौदा जाति की एक लड़की से रहमान दाद नामक एक पुत्र हुआ और एक नौकरानी से मिर्ज़ा अमरुल्ला हुए। एक पुत्र हैदर कुली हैदरी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। रहीम का लक भाग्य उत्कर्ष सन 1573 ईस्वी से शुरू होता है, जो अकबर के समय सन 1605 तक चलता रहा। इसी बीच बादशाह अकबर एक बार रहीम से नाराज भी हो गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यह नाराज़गी नहीं रह सकी। सन 1572 ईस्वी में जब अकबर पहली बार गुजरात विजय के लिए गए तो 16 वर्षीय रहीम मिर्ज़ा खां उनके साथी थे। खां आजम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करके बादशाह अकबर लौट आए, लेकिन उनके लौटते ही खान आजम को गुजराती परेशान करने लगे। उसे चारों ओर से नगर में घेर लिया गया। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर सन 1573 में 11 दिनों में ही साबरमती नदी के किनारे पहुंच गए। रहीम मिर्ज़ा खां के अकबर के नेतृत्व में मध्य कमान का कार्यभार सौंपा गया। मिर्ज़ा खां मतलब रहीम को बड़ी बहादुरी से युद्ध करके दुश्मन को परास्त कर दिया। यह उनका पहला युद्ध था इतिहास में जब रहीम को बागडोर दी गई थी और वो गुजरात में किस बचाव के लिए। खां आजम जो गुजरात के सूबेदार बनाए गए थे, उनको ये परेशानियां हो रही थी कि आसपास के जितने भी बादशाह थे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए, उन सब उनको सता रहे थे, अजियतें दे रहे थे, हमले की चेतावनी कर रहे थे, बल्कि घेर लिया गया था। लेकिन बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही बहादुरी के साथ, बड़े ही जोशीले अंदाज में रहीम ने उन सबको परास्त किया और एक अपना लोहा मनवाया। अकबर के साथ ही रहीम लौट आए। कुछ वक्त बाद मिर्ज़ा खां को राणा प्रताप, जो उन दिनों दक्षिणी पहाड़ियों के दुर्गम जंगल में थे, से लड़ने के लिए राजा मान सिंह और भगवान दास के साथ भेजा गया। फिर जब वहां से लौटने के बाद उस समय राणा प्रताप से लड़ने के लिए फिर रहीम, राजा मान सिंह और भगवान दास के साथ इनको भेजा गया। आंशिक सफलता के बाद भी जब राणा प्रताप अपराजित रहे तो शाहबाज खां के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी गई। इसमें भी रहीम खान मिर्जा से उन्होंने 4 अप्रैल 1578 को दोबारा आक्रमण किया। अभी तक रहीम प्रसिद्ध सेना नायकों के नेतृत्व में युद्ध का अनुभव कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ झांकी था। अब रहीम मिर्जा को जिम्मेदारी का पहला मौका 1580 में प्राप्त हुआ। फिर अकबर ने उन्हें मीर अर्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद सन 1583 में उन्हें शहजादा सलीम का अतालिक बना दिया गया। रहीम को इसे नियुक्ति से बहुत खुशी हासिल हुई। उन्होंने इस उपलक्ष्य में लोगों को एक शानदार दावत दी, जिसमें खुद बादशाह अकबर भी मौजूद थे। मिर्ज़ा खां और उनके प्रति माहबानों ने बादशाह ने उपहारों से नवाजा। गुजरात की सूबेदारी भी उनको दी गई। कंधार के मुतालिक बड़ा ही अहम किस्सा आपको सुना दूं। रहीम खान खाना जौनपुर में मुश्किल से 1 वर्ष रहे, चूंकि उनको जौनपुर उत्तर प्रदेश का सूबेदार बनाया गया था। 4 जनवरी 1590 ईस्वी को बादशाह अकबर ने विशाल सेना के साथ उन्हें कंधार विजय के लिए भेज दिया। खर्च आदि के लिए मुल्तान और भक्कर जागीर के रूप में प्रदान कर दिए। रहीम ने रास्ते में ही बलूचियों को पराजित करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने कंधार जीतने के पहले सिंध के शासक जानी बेग, जो मुजफ्फर खां से ज़्यादा चालाक और सामरिक दृष्टि से संपन्न था, को पराजित करना ज़रूरी समझा। इसके लिए खान खाना ने बादशाह से इजाज़त मांगी, जो उन्हें तत्काल मिल गई। रहीम उपजाऊ और संपन्न प्रांत पर अधिकार करके सैनिकों की ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे। वे अभी मुल्तान से कुछ ही मील दूर थे कि बलूची सरदारों ने सामूहिक रूप से खान खाना की सेवा में हाजिर होकर अकबर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की और सिंध की विजय में सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। यह बात जब जानी बेग को पता चली तो उसने खुसरो के नेतृत्व में 120 सशस्त्र नावों, धुरंधर सैनिक, बंदूक चलाने वाले एवं 200 युद्ध तोपों
और जलमार्ग से 2 टुकड़ियों नदी के किनारे भेजा। खान खाना ने जिस किले के पास डेरा डाला था वह स्थान नदी से काफी ऊंचाई पर ढलुआ बलुई जमीन पर था, अतः नदी से निकलकर आक्रमण करना मुश्किल था। 31 अक्टूबर 1591 को, जी याद रखिए, 31 अक्टूबर 1591 को शत्रु दल किनकी ओर से, जानी बेग की ओर से के विपरीत आते बढ़ते दिखाई दिए। अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। यह भयावह युद्ध 24 घंटे के बाद तब बंद हुआ जब खुसरो हारकर भाग गया, लेकिन जानी बेग इससे हतोत्साहित नहीं हुआ और बोहरी किले में अपना डेरा डाले रहा, क्योंकि यह स्थल सुरक्षित था। ऐसा होने से दुश्मनों ने यह समझा कि एक तरफ से अकबर और दूसरी तरफ से मालवा की सेना ने एक साथ आक्रमण कर दिया है। वे तत्काल मैदान छोड़कर भागने लगे। परिणामतः मुजफ्फर खां को वहीं से भाग अपनी जान बचानी पड़ी। इस वजह से रहीम मिर्जा की बहादुरी की धाक जम गई और अपने दरबारी दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए। इसी के साथ रहीम को खान खाना की उपाधि तथा कई जागीरों से सम्मानित किया गया। ये जो समय रहा, जो अवधि थी, वो अब्दुल रहीम खान खाना के लिए बड़ी ही उपलब्धि का समय माना गया। सन 1589 में जब बादशाह अकबर अपने परिवार के साथ कश्मीर और काबुल घाटी की यात्रा पर गया तो रहीम खान खाना भी उनके साथ थे। रहीम ने अवकाश के दिनों में बाबर की आत्मकथा तुज़ूक़ बाबरी, याद रखिएगा दोस्तों, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुज़ूक़ बाबरी पुस्तक के रचयिता, लेखक, कृतिकार कौन है। तो तुज़ूक़ बाबरी किसने लिखा था? रहीम ने लिखा था। तुज़ूक़ बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। तुर्की से फारसी ज़ुबान में अनुवाद किया गया, चूँकि उस वक्त की दरबारी ज़ुबान जो थी, क़ानूनी तौर पे जो ज़ुबान तस्लीम की गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि फ़ारसी ज़ुबान थी। 24 नवंबर 1589 को जब बादशाह यात्रा से लौट रहे थे तब उन्होंने यह अनुवाद उन्हें रास्ते में ही भेंट कर दिया। अकबर ने रहीम की साहित्यिक कृति से संपन्न प्रसन्न होकर राजा टोडरमल की मृत्यु के बाद रिक्त साम्राज्य के वकील के तौर पर उनको पदस्थापित कर दिया, बैठा दिया। रहीम के पिता बैरम खां भी इसी पद पे आसीन रहे। यद्यपि उस समय इस वक्त पद के अधिकार कुछ कम कर दिए गए थे, लेकिन पद का उतना महत्व नहीं था जितना कि रहीम का महत्व था। रहीम को जौनपुर का सूबा जागीर के रूप में प्रदान किया गया। उन्हें अवकाश के दिनों में दरबार में आने वाले कवियों आदि को दान देना पड़ता था। इसके अलावा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ अमीर के खर्चे भी अधिक थे। धीरे धीरे हालत खराब होती चली गई। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर और इसके बाद के बादशाहों के लिए, अकबर के ख़ानदानों के लिए या मुग़ल सल्तनत के लिए बहुत अच्छे काम किए। कई जंगों में अपनी शमूलियत दी, कई जंगों को कुछ प्रत्यक्ष रूप से लड़े और सेनापति के तौर पे बागडोर की हैसियत से उन्हें संभाली और बहुत ही बहादुरी के साथ अपने बाप की तरह यानी बैरम खां की तरह उसे अदा किया। उसके बाद कुछ और टॉपिक अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों पे जहांगीर की राजगद्दी पर बैठने पर रहीम ने अक्सर जहांगीर की नीतियों का विरोध किया। इसके फलस्वरूप जहांगीर की दृष्टि बदली और उन्हें कैद कर दिया गया। अकबर इनमें जो 9 रत्नों की गिनती अकबर के समय में होती थी, वही 9 रत्न में से रहीम अब जहांगीर की गद्दी को पर बैठने के लिए विरोध कर रहे थे। उनमें आक्रोश पैदा हो रहा था। इसी चीज़ को भांपते हुए जहांगीर ने उनको कैद करवा दिया। उनकी उपाधियाँ सारी वापस ले ली, उनको कैद करवा दिया गया। सन 1625 में रहीम ने दरबार में जहांगीर के सामने उपस्थित होकर माफ़ी मांगी और वफादारी का प्रण किया। बादशाह जहांगीर ने न सिर्फ उन्हें माफ़ कर दिया बल्कि लाखों रुपये दिए, उपाधियों और
पद लौटा दिए। जहांगीर की इस कृपा से अभिभूत होकर रहीम ने अपने कब्र के पत्थर पर यह दुआएं खुलवाने की वसीयत की। मरा लुत्फ़े जहांगीर जे हाई ढाते रब्बानी, दोबारा जिंदगी दाद दोबारा खानदानी। मरा लुत्फ़े जहांगीर जे हाई ढाते रब्बानी, दोबारा जिंदगी दाद दोबारा खानदानी। अर्थात ईश्वर की सहायता और जहांगीर की दया से 2 बार जिंदगी और 2 बार खान खाना की उपाधि मिली है। विपत्तियों से भी बहुत जूझते रहे, बहुत सारी उनके साथ मुश्किलें भी आईं, लेकिन कभी टूटे नहीं, अपने आप को बिखरने नहीं दिया। अकबर की मृत्यु के बाद रहीम बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए चिट्ठियां लिखा करते। ठीक है, जब दूरी बनने लगी तो फिर चिट्ठियां लिखा करते। अंततः उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मिल गई सन 1608 में, और उनकी मृत्यु कब होती है? 1626 में। 1608 में खान खाना बहुमूल्य उपहारों के साथ दरबार में अत्यंत उल्लास के साथ उपस्थित हुए। वह उस समय बहुत ही भावुक हो उठे थे। उन्हें यह भी भान न था कि वे सिर के बल चलकर आए हैं या पैर से। उन्होंने अपने को बादशाह जहांगीर के पैरों में डाल दिया, लेकिन जहांगीर ने दयालुता से उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर उनका मुख चूमा। अब्दुल रहीम खान खाना रहीम के अगर साहित्यिक रचनाओं की बात की जाए तो मैंने बताया कि वो अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं के बहुत जानकार थे। कई ज़ुबानों में, कई भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। रहीम की भाषा, जितनी रचनाएं रही, वो रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की। उन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि, खड़ी बोली को अपनी काव्य भाषा बनाया, किंतु ब्रज भाषा उनकी मुख्य शैली रही। गहरी से गहरी बात को भी उन्होंने बड़ी सरलता से सीधी सादी जबान में कह दी। भाषा को सरल, सरस और मधुर बनाने के लिए तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। हिंदू संस्कृति से ये भली भांति परिचित थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों का संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित कर होती है। यह इनकी कुल रचनाएं 11 थी। इनकी कुल रचनाएं 11 थी। देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं ताकि आप इन चीज़ों को नोट कर लें और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। इनके प्रायः 300 दोहावली संग्रहित हैं। इसको ग्रीन कर देते हैं। कौन सा कलर ठीक लगेगा? ये ठीक लगेगा। अंडरलाइन कर दीजिए। इनके 300 दोहे दोहावली के नाम से संग्रहित हैं। रहीम अपने बरवे छंद के लिए प्रसिद्ध है। इनका बरवे नायिका अवधी भाषा में इन्होंने बहुत सारी दोहे कविताएं रची हैं। मेवात से इनकी एक रचना बरवे नाम की इसी विषय पर रचित प्राप्त हुई है। यह एक स्वतंत्र कृति और 101 बरवे छंद है। रहीम के श्रृंगार रस के 6 सोरठे प्राप्त हुए हैं। इनके श्रृंगार सोरठ ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, किंतु अभी यह प्राप्त नहीं हो सका है। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने तुर्की भाषा के एक ग्रंथ काव्यात बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनेक कविताएं लिखी। खेत कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा, जिसमें फारसी और संस्कृत शब्दों का अमूल अनूठा मेल था। इनका काव्य उनके सहज उद्गारों की अभिव्यक्ति है। इन उद्गारों में इनका दीर्घकालीन अनुभव निहित है। ये सच्चे और संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे। जीवन में आने वाली कटु मधुर परिस्थितियों ने उनके हृदय पट पर जो बहुविध अनुभूति रेखाएं अंकित कर दी थी, उन्हीं के कृत्रिम अंकन में उनके काव्य की रमणीयता का रहस्य निहित है। यानी उनकी रचनाओं में इतनी अच्छी खासियत, इतनी अच्छी बातें
निहित थी, जो उस समय के नैतिक मूल्यों के नैतिक आधार पे उनको एक अनमोल और नवरत्नों का सबसे प्रतिष्ठित कवि माना जाए या रचनाकार माना जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें कुछ और भी हैं, मैं इसका संबंधित लिंक आपके इस वीडियो के लिंक में भी इसका PDF डाल दूंगा। कुछ विशेष बिंदु, खासकर बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। विशेष बिंदु, जब ये कुल 4 वर्ष, हालांकि 5 वर्ष या 4 वर्ष के समथिंग अप्रोक्स उनकी आयु रही, गुजरात के पाटन नगर में 1561 में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इनका लालन पालन स्वयं अकबर की देखरेख में हुआ। इनकी कार्य क्षमता से प्रभावित होकर अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात की चढ़ाई के अवसर पर इन्हें पाटन की जागीर प्रदान की। अकबर के शासनकाल में उनकी निरंतर पदोन्नति होती रही। अकबर बहुत ही करीबी मानते थे, चूँकि बैरम खां बड़े ही वफादार थे, कई पीढ़ियों तक इनकी सेवाएं दी थी, तो उसी का लिहाजा क्रम था। 1576 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद इन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। 1589 ईस्वी में इन्हें मीर अर्जू का पद प्रदान किया गया। 1583 ईस्वी में इन्होंने बड़ी योग्यता से गुजरात के उपद्रव का दमन किया। जो वहाँ पे छोटे छोटे छिनपक हिंसक घटनाएं हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने उनको रोका, उनको समझाया, वहाँ के छोटे छोटे शासकों को समझा बुझा के एक किया। 1640 में शहजादा दानियाल की मृत्यु और अबुल फजल की हत्या के बाद इन्हें दक्षिण का पूरा अधिकार मिल गया। जहांगीर के शासन के प्रारंभिक दिनों में इन्हें पूर्वत सम्मान मिलता रहा। 1623 में शाहजहां के विरोधी होने पर इन्होंने जहांगीर के विरुद्ध उनका साथ दिया। 1625 में उन्होंने क्षमा याचना कर ली और पुनः खान खाना की उपाधि मिल गई। तो इस तरीके से आपने जाना अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग, इसमें सभी चीज़ों को सभी